प्यारे बच्चों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने घर्षण चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हमारा कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, उसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि आरोपित बल द्वारा जो है कार्य किया जाता है। जब बल किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है अथवा करने की चेष्टा करता है। अगर परिवर्तन कर देगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो इस स्थिति का मतलब है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, माने कार्य हो गया। उसी कार्य को आपको यहाँ पर पढ़ना है, उसके क्या मात्रक होते हैं, कार्य कैसी राशि है। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। कार्य किसी आरोपित बल द्वारा कृत कार्य, बल के परिमाण तथा बल द्वारा उत्पन्न बल की दिशा में विस्थापन। बल द्वारा उत्पन्न बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन किस दिशा में होना चाहिए? बल की दिशा में होना चाहिए। के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में जो विस्थापन किया जाता है, विस्थापन करना ही क्या होता है? कार्य होता है। हमने लिखा है किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या है? कार्य होता है। तो इसको भाषा में इस प्रकार लिखा गया, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कुछ चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। पहली स्थिति है, वस्तु यहां पर रखी है, बल F लगाया जा रहा है और वस्तु A स्थिति से, मान लिया ये स्थिति क्या है? A है, वस्तु कहां पहुंच जाती है? B में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार भाषा में हम लिखेंगे कि यदि कोई बल F किसी वस्तु पर आरोपित होकर, यदि कोई बल किसी वस्तु पर आरोपित होकर उसमें S विस्थापन कर देता है। कितना विस्थापन कर देता है? S विस्थापन कर देता है, तो आरोपित बल द्वारा कृत कार्य W बराबर क्या होगा? Fs होगा। W बराबर क्या होगा? Fs होगा। दूसरी स्थिति है कि मान लिया अब जो बल है, यहां पर बल विस्थापन की दिशा में ही लग रहा है, या यूं हम कहें कि वस्तु अगर क्षैतिज तल पर है तो बल क्या है? समांतर लग रहा है, क्षैतिज तल के समांतर लग रहा है। वरन इस स्थिति में जो बल है वो क्षैतिज से थीटा कोण पर लग रहा है। कितने कोण पर लग रहा है? थीटा कोण पर लग रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यदि कोई बल F किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर आरोपित होता है, हो कर उसमें S विस्थापन उत्पन्न करे। कितना विस्थापन उत्पन्न करे? S। तो आरोपित बल द्वारा जो कृत कार्य होता है, आरोपित बल द्वारा जो कृत कार्य होता है वो क्या हो जाता है? F और S इंटू कॉस थीटा हो जाता है। मतलब ये है, यहां पर अगर इसको लिखना चाहे इस प्रकार, देखिए F बल का क्षैतिज दिशा में जो घटक होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? ये F बल है, इसका क्षैतिज दिशा में जो घटक आप लिखेंगे वो हो जाएगा F cos थीटा। अगर ये थीटा क्षैतिज से कोण बन रहा है तो क्या होगा? F cos थीटा। इसका मतलब बल की हम दूसरी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन तथा विस्थापन की दिशा में कार्य करने वाले बल के घटक के, क्योंकि F cos थीटा क्या है? विस्थापन की दिशा में बल का घटक है, के बराबर होता है आप W बराबर F cos थीटा इंटू S, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा हो जाएगा। और आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है, स्केलर गुणनफल में पढ़ा है कि Fs cos थीटा बराबर क्या होगा? F डॉट S होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्या है? कार्य है,
वो बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और जहां पर जो थीटा है, क्या है, थीटा है, वो क्या होता है, बल की दिशा में विस्थापन के मध्य बनने वाला क्या है, कोण है। इसको हम और लिखते हैं, किसी बल द्वारा कृत कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसका मात्रक लिखते हैं। तो सबसे पहले बल बराबर क्या लिखा आपने सूत्र, बल बराबर कार्य बराबर आपने लिखा बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर लिखा कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और विस्थापन का मीटर होता है। इसलिए इसका मात्रक न्यूटन मीटर होगा, या क्या होगा, इसी न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो माने 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल हो गया। ये सब क्या है, एसआई में मात्रक है। इस तरीके से हमने मात्रक लिख दिया। अगर हम विमा लिखना चाहें कार्य की, तो जैसा कि हम आपको पहले भी डेरिवेट करा चुके हैं, तो विमा क्या होती है, विमा उसी तरीके से कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा क्या होगी, mLt-2, ये हम पढ़ चुके हैं, और गुणे विस्थापन की विमा L। तो इस तरीके से इसकी विमा mL2t- क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, विमा हो गई। अब ये राशि कैसी होती है, राशि ये किस प्रकार की राशि है, ये अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। देखिए सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है, ठीक है, और 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, देखिए 1 जूल बराबर, आप इसको देखना है कितने अर्घ के बराबर होता है। अर्घ सीजीएस पद्धति में, इस चीज को आपको समझना है, सीजीएस पद्धति में ये क्या होता है, मात्रक होता है। तो चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो बल 1 जूल बराबर क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर हो गया। और न्यूटन बल बराबर आपने पढ़ा है m इंटू ए होता है, F बराबर m है। तो न्यूटन माने क्या हुआ, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इस तरीके से ये हो गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 गुणे, किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे 1000 हो जाएगा, मीटर को हम 2 बार है इसलिए 100 गुणे 100 कर देंगे, और सेकंड को सेकंड ही रखना है। तो इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल हम ओपन करके बता रहे हैं, 10⁷ ग्राम मीटर स्क्वायर, तो ग्राम इसको हमने क्या बना दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर बना दिया, मीटर स्क्वायर से। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यही क्या होता है, अर्घ होता है। इसका मतलब है कि 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। 1 जूल 10⁷ अर्घ के बराबर होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। उसको भी लिख लीजिए, वो कार्य का होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल कार्य को कंप्लीट कर लिया। अब कार्य के बाद हम लोग शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शक्ति। तो शक्ति या सामर्थ्य, जिसको हम अंग्रेजी में हम पावर कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु या मशीन, यहां व्यक्ति भी हो सकता है, कि कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है।
हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु या मशीन डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू क्या करती है, कार्य करती है। तो अगर ये डेल्टा डब्ल्यू कार्य करेगी तो ऐसी स्थिति में जो औसत शक्ति होगी, औसत शक्ति P बराबर, इसको P बार लिख देते हैं, P बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या शक्ति बराबर हम लिखें तो शक्ति P बराबर W बाई टी हो जाती है। क्या हो जाती है, W बाई टी हो जाती है। ठीक है, ये शक्ति का पद आ गया यहां से। इसमें हम क्या करते हैं, यदि समय अति क्या है, सूक्ष्म है, तो यदि समय अति सूक्ष्म है तो ऐसी स्थिति में P बार इज इक्वल्स टू लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा टी। तो यहां पे जब हम इस पे लिमिट लगाते हैं तो ये इसमें दोनों पक्षों में आप लिमिट लगाकर लिख सकते हैं। तो P बराबर W बाई टी आपका पद हो जाता है, जो इससे पहले आपने लिखा है। ये कैलकुलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और dW बाई क्या हो जाता है, dt हो जाता है। क्या हो जाता है, dW बाई dt हो जाता है। ये आपका पद आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, वेग के पदों में तोड़ देते हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि P बराबर dW बाई dt और d बाई dt ऑफ W माने कार्य करने की समय लगेगी। W बराबर क्या होता है, F इंटू S होता है। इसको बेटा आप जब ऐसे करेंगे तो F आपका बाहर आ जाएगा एंड ds बाई dt। अब आपको पता है कि ds बाई dt क्या होता है, ये विस्थापन परिवर्तन की समय दर है। इसी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये क्या है, वेग है। तो यहां से ये P बराबर F इंटू V आ गया। ये मान लिया आपने स्केलर गुणनफलों के उदाहरण में पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पावर को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि पावर के मात्रक क्या होते हैं। शक्ति का SI मात्रक। देखिए क्या हो गया, इसमें W बाई टी में W क्या का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या इसको हम क्या कहते हैं, वाट। शक्ति का SI मात्रक कहलाता है या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने P बराबर लिख लिया। इसे क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। ठीक है, और इसको वाट को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल W से। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम की यूनिट है, इसलिए ये कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी। अब एक वाट की अगर हम परिभाषा दें, एक वाट की परिभाषा भी लिखी जाती है। एक वाट की परिभाषा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर P बराबर W बाई टी होता है, माने ऐसी कोई मशीन है जो एकांक समय में 1 सेकंड में मतलब 1 जूल कार्य करती है। यदि किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति क्या होती है, 1 वाट हो जाती है। लिख लीजिए, यदि किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में 1 वाट, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति
1 वाट कहलाती है। उसकी शक्ति क्या कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। तो इस तरीके से आपने शक्ति को कंप्लीट कर लिया। अब शक्ति के बाद हम ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है तो देखते हैं। ऊर्जा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक बॉडी जो है वो कार्य में कन्वर्ट, उसमें कार्य नहीं हो सकता। माने किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है, जब तक खाए पीने नहीं होंगे, जब तक अंदर से अच्छा महसूस नहीं करेंगे, एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, तो वर्क डन नहीं होगा। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। टोटल कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इसका मात्रक जूल होता है। देखिए, विभिन्न वस्तुओं में ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मशीन में जो ऊर्जा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। किसी द्रव्य में जो ऊर्जा होगी द्रव्यमान के कारण, वो उसका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है। नाभिक में ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जल में जो ऊर्जा होती है वो उसकी हाइड्रो एनर्जी कहलाती है। और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। बट किसी भी ऑपरेटर्स में, किसी भी अरेंजमेंट में उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन माने उसका विन्यास कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। और वो ऊर्जा क्या है? कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग माने विन्यास के अकॉर्डिंग ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। यहां लिख लें, विन्यास के आधार पर ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा, ठीक, जिसको नॉर्मली हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh कहते हैं। और नंबर 2 जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा माने काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स हाफ mv²। ये दोनों आपने क्लास 9th में पढ़ा है। इसके बाद किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति से उत्पन्न है इसलिए गतिज कहलाती है। स्थिति से उत्पन्न है इसलिए स्थितिज कहलाती है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब जो इस चैप्टर का आपका इस वीडियो सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये टॉपिक है। कार्य तथा गतिज ऊर्जा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा, जिसको कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है। ठीक है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय इसको हम कहते हैं। अब इस कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखने के लिए आपको कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले जब कोई वस्तु गतिशील होगी तो मान लिया उस वस्तु का द्रव्यमान m है, जो u वेग से गतिशील है, पर एक नियत बल F कार्य कर रहा है। उस पर बल क्या कर रहा है? F कार्य कर रहा है।
जिसके कारण वस्तु का प्रारंभिक वेग u परिवर्तित होकर अंतिम वेग v हो जाता है। माना कि इस अवधि t में या अवधि जो भी आप मानिए t में वस्तु बल की दिशा में तय की गई दूरी, जो वस्तु बल की दिशा में दूरी तय करती है वो s है। इस प्रक्रिया में बल द्वारा कृत कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Fs हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं कि माना m द्रव्यमान की वस्तु जो प्रारंभिक वेग u से क्या है, गतिशील है, पर नियत बल F कार्य करता है, जिसके कारण उसका वेग u क्या होता है, परिवर्तित होकर अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। माना इस समयावधि में, यहां पर समयावधि अगर आप चाहें तो t मान लें, जैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस समयावधि t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, s है। तो आरोपित बल द्वारा कृत कार्य, वही कार्य बराबर बल गुणे क्या होगा, विस्थापन, माने W इज इक्वल्स टू F इंटू S हो जाएगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम लिखे रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको कंप्लीट कर देना। तो W बराबर Fs आपके सामने एक रिलेशन आया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम लिखेंगे कि जो गति का दूसरा समीकरण होता है उसके अनुरूप इसमें क्या लगाया जा सकता है, क्या संबंध बनाया जा सकता है, और गति के दूसरे समीकरण के साथ साथ हमने कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन तो लिख दिया। अब हम इसमें अगर देखें बल क्या होगा, बल को अगर हम परिभाषित करें, ठीक है, तो हम इसमें बल की भी चर्चा करते हैं कि इसमें बल क्या होगा। या आप अगर इसको चाहें तो बल की इक्वेशन पहले ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तो अब हम अगर बल, आरोपित बल का मान लिखें, आरोपित बल F बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी, F बराबर क्या होगा, ma होगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं F बराबर ma पर। तो जो हमने लिखा है कि माना है द्रव्यमान की वस्तु जो प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, ठीक है, पर नियत बल F कार्य करता है, जिसके कारण उसका वेग u परिवर्तित होकर अंतिम वेग v हो जाता है। इस समयावधि t में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। आरोपित बल द्वारा कृत कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन W बराबर Fs होगा। आरोपित बल का मान F बराबर ma होगा, ठीक है। जहां हम लिखें, जहां एक वस्तु में आरोपित बल
द्वारा उत्पन्न क्या है, त्वरण। A is the acceleration which is generated by the applied force, the value of force is F। तो इतना आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, W बराबर, अतः जो हमारी समीकरण, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हम क्या करते हैं, अतः W बराबर समीकरण 1 से, है ना, W बराबर MAS कर देते हैं। अब हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से। चर्चा अगर गति के तृतीय समीकरण की होगी तो आपको याद है कि गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। इसमें आपको एक अलग से थोड़ा सा काम करना है। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को, इसके जो दोनों पक्ष हैं, हाफ m से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों को हाफ m से जब हम गुणा कर देंगे तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर बराबर हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ m 2as कैंसिल हो गया। हाफ m v स्क्वायर बराबर हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू MAS या प्लस MAS। तो यहां से हम क्या कर देंगे, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बराबर MAS कर देंगे। तो MAS का मान तो W है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अगर हम उसकी बात करें तो माने काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन दैट इज डिनोटेड बाय KI। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ m u स्क्वायर होती है, क्योंकि u क्या है, प्रारंभिक वेग है। और अंतिम गतिज ऊर्जा जिसको हम kF कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, kF माइनस KI इज इक्वल्स टू W हो गई। kF माइनस KI इज इक्वल्स टू W हो गई। इसको हम लिखेंगे डेल्टा K इज इक्वल टू W। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है कार्य ऊर्जा प्रमेय का गणितीय रूप। क्या गणितीय रूप है कि डेल्टा K बराबर क्या होगा आपका W। डेल्टा K बराबर क्या होगा, W होगा। तो अगर हम इसको इरेज करें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें परिभाषा लिखने के लिए, तो आपका जो पद आया है वो क्या है, डेल्टा K बराबर W। डेल्टा K इज इक्वल्स टू W। इसको हम लिखते हैं यहां पर, डेल्टा K बराबर W, ये पद आया। तो इस पद को हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, और परिभाषित करने पर डेल्टा क्या K जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना। डेल्टा K क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है, और W क्या है, वो कृत कार्य है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। यही क्या है, यही क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यही क्या है, यह कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी वस्तु पर आरोपित बल द्वारा कृत कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वर्क डन बाई एनी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी।
ऑफ दैट बॉडी। किसी वस्तु पर आरोपित बल किसके द्वारा आरोपित बल द्वारा कृत कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।